हेलो एवरीवन, मैं गुप्ता और आज हम पढ़ रहे हैं भूगोल। और भूगोल में आज हम पढ़ रहे हैं अक्षांश रेखाएं। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने ज्योग्राफी पढ़ी थी, भारत का भूगोल पढ़ा था हमने उसमें, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने पढ़ी थी। और मैंने बोला था कि आपको अब अक्षांश और देशांतर रेखाएं पढ़ाऊँगी मैं, और समय निकालना बताऊँगी कि किस तरह से समय, दिनांक या अंतर निकालते हैं, वो चीज़ें आपको पढ़ाऊँगी मैं। तो आज से हमारा वो चीज़ स्टार्ट हो रही है, और केवल 2 वीडियो में आपका अक्षांश और देशांतर रेखाएं बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगी। आपको 10-20 वीडियो इससे रिलेटेड देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपका 2 वीडियो में, केवल 2 वीडियो में आपका अक्षांश और देशांतर रेखाएं इतनी अच्छी कंप्लीट होंगी कि गारंटी है मेरी कि आपका अक्षांश और देशांतर रेखाओं से एग्ज़ाम्स में कोई भी क्वेश्चन अगर यहाँ से आता है तो आपका बिल्कुल मिस नहीं होगा वो क्वेश्चन, चाहे वो कोई सा भी क्वेश्चन पूछ ले अक्षांश और देशांतर से रिलेटेड, ठीक है। चाहे कहीं से भी वो क्वेश्चन पूछ लें, आपका वो क्वेश्चन ज़रूर क्लियर होगा, ये गारंटी है मेरी। हर चीज़ आपको पढ़ाऊँगी सिर्फ दो वीडियो में, और वीडियो भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, 30 मिनट के अंदर ही वीडियो होगा। 2 वीडियो में आपका जो है कॉन्सेप्ट जो है ये वाला बिल्कुल क्लियर होगा। आप समय भी निकाल पाएंगे, आप उनकी दूरी भी निकाल पाएंगे, और आप उनके अगर दिन का अंतर आता है कि 10 तारीख आज यहाँ पर है तो 3 घंटे बाद ही अगर हम कहीं पर मान लीजिए फ़्लाइट से जा रहे हैं तो 3 घंटे का सफ़र मात्र करके ही हम 2 दिन या 1 दिन का फ़र्क पड़ जाता है, कैसे हो जाता है ये सब चीज़ें आप सीखेंगे और कुछ सेकंड्स में ही निकाल पाएंगे आप। मिनट तो बहुत बड़ा होता है, 1 मिनट तो बहुत बड़ा होता है, आप कुछ सेकंड्स में ही समय निकाल पाएंगे। क्योंकि एग्ज़ाम्स में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ए, कोई भी मानक रेखा ए है, जो कि ए है, और मान लीजिए ए नाम का कोई लड़का है वो 90 डिग्री ईस्ट में है, और बी नाम का कोई लड़का 30 डिग्री ईस्ट में खड़ा है, और 90 डिग्री ईस्ट में जो ए नाम का लड़का है वहाँ पर 7 बज रहे हैं सुबह के, तो 30 डिग्री पर जो बी नाम का लड़का खड़ा है वहाँ पर उसी समय वहाँ पर क्या टाइम हो रहा होगा। तो आप इस तरह के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पर समय पूछ सकते हैं, या कौन सा तारीख हो रही होगी, कितना अंतर हो रहा होगा, ये सब चीज़, कितने घंटे का अंतर, आप उससे समय ना पूछकर घंटे पूछ सकते हैं और मिनट पूछ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप 1 मिनट तो बहुत बड़ा होता है, कुछ सेकंड्स में आप निकाल पाएंगे, ऐसी ट्रिक बताऊंगी मैं, ठीक है। तो बस मेरे साथ बने रहें। और एक चीज़ ध्यान रखें कि ये वाले क्वेश्चन हमेशा देशांतर रेखाओं में पूछे जाते हैं, अक्षांश रेखाओं में नहीं पूछे जाते। समय कभी भी अक्षांश रेखाओं में नहीं पूछा जाता, ये देशांतर रेखाओं में पूछा जाता है। अक्षांश रेखाओं में आपसे केवल दूरी पूछ सकते हैं कि एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होती है, तो वो लगभग 111 किलोमीटर होती है, लगभग होती है। अभी चीज़ें आपको क्लियर बताऊँगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये दूरी पूछ सकते हैं अक्षांश में, लेकिन समय और अंतर घंटे का, मिनट का या दिन का, ये सब चीज़ें आपसे जो है देशांतर रेखाओं में ही पूछी जाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। और आज हम अक्षांश रेखाएं पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे देशांतर रेखाएं, क्योंकि अगर हम इसमें ही आपको देशांतर रेखाएं पढ़ा देंगे तो वीडियो तो बड़ा होगा ही, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर आपका वो मिक्स एंड मैच हो जाएगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे अक्षांश और देशांतर में। तो इसलिए आप अक्षांश रेखाओं को सबसे पहले जो है ध्यान से सुनिए, पढ़िए, उसको समझिए, जिसको लैटिट्यूड लाइन्स कहते हैं, यानी अक्षांश रेखाएं, आप इनको पहले समझिए। और बहुत ही कॉन्सेप्ट आपको एक वीडियो को एक ही बार देखेंगे आप, और एकदम माइंड में आपके सेट हो जाएंगी चीज़ें। और मात्र 2 वीडियो में इतना अच्छा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा कि ये सब चीज़ें आपको 10 वीडियो देखने के बाद पता चलेंगी। और यहाँ आप केवल 2 वीडियो में आप सब कुछ सीख जाएंगे, और बहुत ही ईजिली आप इतना अच्छे से निकाल पाएंगे, कुछ सेकंड्स में ही चीज़ों को निकाल पाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दिया करें, ताकि ये सब चीज़ें दूसरे लोगों तक भी पहुँचें, दूसरे की भी हेल्प हो सके, उनको भी चीज़ें मिल सकें। कुछ लोग कोचिंग वगैरह नहीं कर रहे हैं तो उनकी भी कुछ हेल्प हो सके। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे हैं अक्षांश रेखाएं, मतलब लैटिट्यूड लाइंस। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि लैटिट्यूड लाइंस होती क्या है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ग्लोब, तो लैटिट्यूड लाइंस होती हैं क्षैतिज रेखाएं जो होती हैं हमारे ग्लोब पर। क्षैतिज रेखाएं जो होती हैं, जिनको काल्पनिक रेखा भी कहते हैं, वो होती हैं अक्षांश रेखाएं, लैटिट्यूड लाइंस। आप देख रहे हैं ये जो लाइंस हैं, ये वाली, ये जो पश्चिम से पूर्व की तरफ खींची जाती हैं हमारे ग्लोब पर पड़ी काल्पनिक रेखाओं को कहते हैं लैटिट्यूड लाइंस, मतलब अक्षांश रेखाएं। पश्चिम से पूर्व की ओर जो पृथ्वी पर लाइंस खींची रहती हैं, जो कि काल्पनिक रेखा उसको कहते हैं, और ये क्षैतिज होती हैं,
ये होती हैं अक्षांश रेखाएं, और ये जो खड़ी वाली आप देख रहे हैं ये होती हैं देशांतर रेखाएं। ठीक है, तो हम ये खड़ी वाली लाइंस जो हैं इनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और अभी हम आज पढ़ेंगे ये जो पश्चिम से पूर्व की ओर खींची रहती हैं समानांतर रेखाएं होती हैं। ठीक है, समानांतर का मतलब इन दोनों के बीच की दूरी जो है ये सब बिल्कुल बराबर 1-1 डिग्री पर खींची रहती हैं ये लाइंस, तो 1-1 डिग्री पर ही होती हैं। कहीं पर होता बिल्कुल, एक चीज़ समझ लीजिए कि एक्सिट कुछ भी नहीं है। जैसे भूमध्य रेखा है, इक्वेटर जिसको बोलते हैं, ये भूमध्य रेखा होती है जो पृथ्वी के बिल्कुल बीच से होकर गुजरती है, पश्चिम से पूर्व बिल्कुल बीच से। इसको इक्वेटर लाइंस कहते हैं, मतलब भूमध्य रेखा यानी मध्य रेखा बीच से जो निकलती है भूमध्य रेखा, इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं। और ये होती है 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री। तो इस 0 डिग्री से ऊपर 90 लाइंस होती हैं और 0 डिग्री नीचे 90 लाइंस होती हैं और 1-1 डिग्री पर होती हैं। तो सोचिए 90 लाइंस होती हैं और 1-1 डिग्री पर होती हैं, तो मतलब 90 डिग्री ऊपर हो गया और 90 डिग्री ही हमारा क्या हो गया, नीचे हो गया। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर है कि ये जो क्षैतिज वाली लाइंस होती हैं ये होती हैं लैटिट्यूड लाइंस, मतलब अक्षांश रेखाएं, और हमें ये अक्षांश रेखाएं ही पढ़नी है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये क्षैतिज वाली लाइंस ही होती हैं अक्षांश रेखाएं। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि ये ऊपर देखें, अच्छा नॉर्थ होता है, नीचे होता है साउथ, यानी ऊपर होता है किसी भी चीज़ का मैप देखें आप, ग्लोब देखें, ऊपर साइड में हमेशा नॉर्थ होता है यानी उत्तर होता है और नीचे के साइड में दक्षिण होता है। तो ये जो पॉइंट हो गया ये वाला, ये पॉइंट होता है उत्तरी ध्रुव, और ये वाला जो पॉइंट है नीचे यहाँ पर ये हो गया दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो और ये वाली होती हैं अक्षांश रेखाएं जो कि क्षैतिज होती हैं। और क्या इसको कैसे ध्यान रखेंगे कि ग्लोब पर पड़ी क्षैतिज रेखाएं जो कि काल्पनिक होती हैं वो होती हैं अक्षांश रेखाएं या लैटिट्यूड लाइंस। ठीक है, तो यहाँ से बस इतना समझिए आप कि लैटिट्यूड लाइंस होती कौन सी हैं ग्लोब पर। जैसे कुछ लोग खड़ी हैं और बड़ी लाइंस में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि पश्चिम से पूर्व। अब पश्चिम इधर तो है नहीं, पश्चिम यही है ना, तो पश्चिम से पूर्व जो लाइन खींची रहती हैं वो ही होती हैं अक्षांश रेखाएं। बस आप इतना ध्यान रखें। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए मैंने आपके लिए कुछ बना दिया है क्योंकि उसमें ठीक से नहीं समझ पाएंगे आप, तो यहाँ से आप इसमें समझिए। ठीक है, चले देखें यहाँ से, ये हमारा पृथ्वी का मैंने बनाया हुआ है। ठीक से, आई होप ऐसे ही बना दिया। ठीक है, तो ये है मान लीजिए हमारा ग्लोब, ये ठीक है, ये हमारा जो है ये ग्लोब है, ये हो गया नॉर्थ। ठीक है, और ये हो गया साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ठीक है, यानी ये हो गया हमारा उत्तरी ध्रुव और ये है दक्षिणी ध्रुव। तो इतना तो पता हो गया कि ऊपर होता है नॉर्थ और नीचे होता है साउथ, और ये 2 ध्रुव हैं ऊपर नीचे। ठीक है, सबसे पहले क्या याद ध्यान रखना है आपको कि पृथ्वी के बीच से जो रेखा गुजरती है पश्चिम से पूर्व, ऊपर से नीचे नहीं, यहाँ से भी बीच से गुजरती, आप उसको ना देखें, हम अभी अक्षांश रेखाएं पढ़ रहे हैं। तो पश्चिम से पूर्व जो रेखा खींची जाती है उसको विषुवत रेखा कहते हैं, मतलब भूमध्य रेखा कहते हैं। देखिए विषुवत रेखा भूमध्य रेखा एक ही बात है, 0 डिग्री ये होती है क्योंकि बीच में बिल्कुल होती है, तो 0 डिग्री होती है। और एक बात ये भी ध्यान रखें कि ये बिल्कुल बीच में होती भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं तो हमको यही बताया जाता है कि पृथ्वी के मध्य से जो रेखा गुजरती है उसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं, जो कि 0 डिग्री होती है। लेकिन सच्चाई ये है कि वह 0 डिग्री नहीं होती है, वो 0 डिग्री नहीं होती है। कैसे नहीं होती अभी आपको पता चलेगा, लेकिन आपको यहाँ पर 0 डिग्री ही लिखना होगा, एग्ज़ाम्स वगैरह में 0 डिग्री लिखना होगा क्योंकि वो 0 डिग्री ही हर जगह लिखा होता है। लेकिन वो 0 डिग्री नहीं होता। अगर 0 डिग्री वो होता है तो उत्तरी ध्रुव बड़ा क्यों है और दक्षिणी ध्रुव छोटा क्यों है? अगर वो ठीक है बिल्कुल बीच में सेंटर में है तो उत्तरी ध्रुव जो है वो बड़ा क्यों है और दक्षिणी ध्रुव जो है वो छोटा क्यों है? इसका मतलब ये है कि वो बिल्कुल सेंटर में नहीं है, लेकिन हमें यही पढ़ना है कि वो 0 डिग्री है। ठीक है, तो बिल्कुल जो ग्लोब में जो बिल्कुल बीच से रेखा गुजरती है पश्चिम से पूर्व वो होती है विषुवत रेखा, जिसको भूमध्य रेखा कहते हैं, और ये 0 डिग्री होती है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखें बिल्कुल समानांतर रेखाएं खींची जाती हैं, मतलब जो विषुवत रेखा होती है भूमध्य रेखा होती है इसके बिल्कुल समानांतर जो क्षैतिज कल्पनाएँ खींची जाती हैं उनको ही अक्षांश रेखाएँ कहते हैं। ये आपने समझ लिया।
तो अब देखें अक्षांश रेखाएं पता चल गया। अब देखें कि विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा 0 डिग्री, इसके ऊपर, इसके जस्ट ऊपर समानांतर खींची गई रेखा 23.5 डिग्री पर, ठीक है। विषुवत रेखा के जस्ट ऊपर समानांतर खींची गई 23.5 डिग्री पर जो रेखा होती है वो होती है कर्क रेखा, यानी ऊपर जो होगी उत्तर साइड में जो समानांतर 23.5 डिग्री होगी वो कर्क रेखा होगी। और भूमध्य रेखा से नीचे 23.5 डिग्री पर जो रेखा होती है वो होती है मकर रेखा, यानी मकर रेखा होती है दक्षिण में और कर्क रेखा होती है उत्तर में। भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री ऊपर कर्क रेखा होती है और भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री नीचे मकर रेखा होती है। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि सूरज का उत्तरायण और दक्षिणायन जो है वो यहीं से होता है, ठीक 23.5 डिग्री से, क्योंकि पृथ्वी हमारे 23.5 डिग्री झुकी हुई है इसलिए ही ये होता, और सूरज जो है वो यहीं तक आता है और इसी से इसका मतलब है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा सूरज का उत्तरायण और दक्षिणायन इसी से होता है। तो विषुवत रेखा जो है भूमध्य रेखा उसके 23.5 डिग्री ऊपर कर्क रेखा और 23.5 डिग्री नीचे मकर रेखा होती है। अब जो भूमध्य रेखा होती है यानी विषुवत रेखा जो बीच वाली रेखा, इससे 66.5 डिग्री, ठीक है, विषुवत रेखा से 66.5 डिग्री जो ऊपर रेखा होती है, ऊपर की बात हो रही है नॉर्थ में, ऊपर जो रेखा होती है वो होती है आर्कटिक वृत्त, उसे कहते हैं। 66.5 डिग्री जो ऊपर होती है उसको आर्कटिक वृत्त कहते हैं और जो 66.5 डिग्री नीचे होती है उसको अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं, ठीक है। इसकी जो माप है वो बिल्कुल सेम है, बस ऊपर और नीचे का आपको ध्यान रखना है। विषुवत रेखा के ऊपर 23.5 डिग्री कर्क रेखा और नीचे 23.5 डिग्री मकर रेखा। फिर विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री ऊपर आर्कटिक वृत्त होता है और विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री नीचे अंटार्कटिक वृत्त होता है। बस इतनी 4 चीज़ें आपको ये याद रखनी, क्योंकि यही आपके पूछ सकते हैं अक्षांश रेखाओं से रिलेटेड। दूसरी चीज़ जो मैंने कहा कि विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा बिल्कुल सेंटर में नहीं है, बिल्कुल सेंटर में नहीं है, इसीलिए उत्तरी ध्रुव बड़ा है और दक्षिणी ध्रुव छोटा है। यहाँ पर देखें आप, मैंने लिख भी दिया है ताकि आपको ध्यान रहे, आप इसको ही स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा और कहीं पर भी जहाँ पर भी आप पढ़ाई वढ़ाई करते हैं वहीं पर इसको चिपका लीजिएगा, तो आपका जो है जब भी नज़र आप देखेंगे नज़र पड़ेगी तो आपका ये चीज़ें माइंड में रहेंगी। तो जो विषुवत रेखा होती है भूमध्य रेखा होती है, उसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध होता है और नीचे होता है दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध बड़ा है, यहाँ पर लिख भी दिया है मैंने, और दक्षिणी गोलार्ध छोटा होता है, यहाँ पर लिख दिया है मैंने। अब आप देखें कि बड़ा और छोटा कैसे होता है। आपने कभी ग्लोब देखा हो, आपने कभी ग्लोब देखा हो, देखें यहाँ पर देखें, विषुवत रेखा हमारी कहाँ है, इक्वेटर ये है, आप देख लें, खुद देखें आप प्रूफ के साथ। उत्तरी जो गोलार्ध है वो बड़ा है और दक्षिणी गोलार्ध छोटा है, क्या आपको लग नहीं रहा? अब ग्लोब देखें इसको कि ये साइज़ जो ऊपर वाला हिस्सा देखें आप कितना बड़ा लग रहा है और ये नीचे वाला आपको कम लग रहा है, तो विषुवत रेखा बिल्कुल 0 डिग्री कैसे हो सकती है? पर इसको 0 डिग्री लिखा जाता है इसलिए क्योंकि ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये 23 डिग्री झुकी हुई है, इस साइड में इस तरह से झुकी हुई है, तो इस वजह से ये उत्तरी गोलार्ध बड़ा लग रहा है देखने में और ये दक्षिणी गोलार्ध जो है ये छोटा लग रहा है देखने में, ठीक है। देखने की बात अभी मैं बता रही हूँ आपको। देखने में जो ग्लोब आप देखें इस तरह से, ये हो गई, ये पिंक वाली हमारी लाइन जो है ये है विषुवत रेखा, इक्वेटर लाइन्स है, और इससे जो ऊपर वाला यानी उत्तरी गोलार्ध है और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध, तो देखने में उत्तरी गोलार्ध बड़ा लग रहा है और दक्षिणी गोलार्ध छोटा लग रहा है। तो देखने में क्यों लग रहा है? क्योंकि वो इस साइड जो है आगे की तरफ आप इस तरह से देखें, अगर इस इमेज को अभी आप देख रहे हैं तो आप इमेजिन कीजिए कि आपकी तरफ को ये थोड़ा सा झुका हुआ, इस वजह से जो है आपको ऊपर वाला हिस्सा बड़ा दिख रहा है और नीचे वाला हिस्सा छोटा दिख रहा है। तो ये तो दिखने की बात हो गई, तो इसीलिए इन्होंने ये 0 डिग्री माना है कि देखने में छोटा लग रहा है पर है नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। उत्तरी गोलार्ध बड़ा है और दक्षिणी गोलार्ध छोटा है। आप यहाँ से देखें आधी से ज़्यादा दुनिया जो है वो उत्तरी गोलार्ध में है और दक्षिणी गोलार्ध में बहुत कम चीज़ें हैं। अफ्रीका जो महाद्वीप है उसका कुछ हिस्सा जो है नीचे वाले पार्ट में आता है यानी दक्षिणी गोलार्ध में आता है। न्यूजीलैंड आपका दक्षिणी गोलार्ध में आता है। कुछ चीज़ें ही, कुछ देश, कुछ महाद्वीप ही आपके जो हैं, या दक्षिणी अमेरिका जो है वो यहाँ
आता है आपका दक्षिणी गोलार्ध में, और उत्तरी गोलार्ध में आपका कितने सारे महाद्वीप आते हैं। बहुत सारे जो महाद्वीप वाला वीडियो आप देखें उसमें मैंने बताया हुआ है, आप खुद भी देखें। यहाँ से पूरा आप मैपिंग जो की हुई है, यहाँ पे सारे नक्शे बने हुए हैं, तो आप यहाँ से ये सब जो है ये पूरा ये देखें आप, इतना जो है ये पूरा क्या है उत्तरी गोलार्ध में है, और केवल ये इतना हिस्सा और ये जो ठीक है बस इतना ही आपका ये दक्षिणी गोलार्ध में। तो आधी से ज़्यादा दुनिया जो है वो उत्तरी गोलार्ध में बसी हुई है और बहुत कम हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध में है। तो उत्तरी गोलार्ध बड़ा है और दक्षिणी गोलार्ध छोटा है। बहुत सारे आपके बड़े जितने इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण महाद्वीप हैं आपके, वो सभी जो हैं उत्तरी गोलार्ध में है। अफ्रीका महाद्वीप भी उत्तरी गोलार्ध में है और उसका कुछ हिस्सा जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में। और हमारा भारत जो है हम भी मतलब हम लोग भी उत्तरी गोलार्ध में, आप यहाँ से देख सकते हैं ये जो है भारत है यहाँ पर, तो और ये है इक्वेटर लाइंस, तो इसका मतलब हम भी उत्तरी गोलार्ध में हैं। तो उत्तरी गोलार्ध बड़ा है और दक्षिणी गोलार्ध छोटा है, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आर्कटिक वृत्त, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त भी आपको समझ में आ गए होंगे। विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री ऊपर कर्क रेखा, 23.5 डिग्री नीचे मकर रेखा, विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री ऊपर आर्कटिक वृत्त होता है और विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री नीचे अंटार्कटिक वृत्त होता है। ऊपर नॉर्थ पोल होता है, नीचे साउथ पोल होता है। और पृथ्वी पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई समानांतर काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। इतनी चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। अब आप करें कुछ चीज़ें नोट, क्योंकि इस मैपिंग भी ज़रूरी है और नोट करना भी बहुत ज़रूरी है आपको, ठीक है, ताकि आप समय पर एग्ज़ाम्स टाइम में समय पर नोट्स अपने देख सकें। तो कुछ चीज़ें आप नोट्स करें। देखें सबसे पहला पॉइंट, अक्षांश रेखाएं काल्पनिक होती हैं, ये भूमध्य रेखा के क्षैतिज होती हैं। भूमध्य रेखा मतलब विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री जो बिल्कुल सेंटर वाली लाइन्स होती है वो। क्या लिखा है, अक्षांश रेखाएं काल्पनिक होती हैं, ये भूमध्य रेखा के क्षैतिज होती हैं। क्षैतिज मतलब ये इस तरह से, ठीक है, तो क्षैतिज होती हैं, ये होती हैं, इसको कहते हैं क्या, अक्षांश रेखाएं। दूसरा पॉइंट देखें, अक्षांश रेखा की कुल संख्या में अलग अलग मत हैं। यहाँ पर समझिए, अक्षांश रेखा में कुल संख्या में अलग अलग मत हैं। कुछ लोग 181 मानते हैं और कुछ लोग 179 मानते हैं। तो ये कैसे मानते हैं, तो ये भी समझते हैं। इधर देखें मैप में, यहाँ से देखें आप इसको, 181 कैसे मानते हैं कुछ लोग और 179 कैसे मानते हैं। देखें ये तो हो गई हमारी इक्वेटर लाइन यानी विषुवत रेखा। हमें कुछ भी देखना होता है तो हमें सेंटर वाली लाइन से ही देखना होता है, इसलिए विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा जिसको कहते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है और इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि सारा कुछ जो है इसी इक्वेटर लाइन से ही निकलता है। तो क्या बताया था, जो लोग 181 बता रहे हैं वो कैसे बता रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताया 90 लाइन्स ऊपर होती हैं और 90 लाइन्स नीचे होती हैं। हर डिग्री पर एक लाइन होती है, यानी 90 डिग्री ऊपर है, 90 डिग्री नीचे है। यहाँ पर 181 लाइन्स की बात हो रही है कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है अगर पूछी जाए तो कुछ लोग 181 बताते हैं, कुछ लोग 179 बताते हैं। तो 181 जो बताते हैं वो कैसे बताते हैं, देखें आप, 90 ऊपर हो गई लाइन्स, 90 नीचे हो गई, कितनी हो गई, 9 दूनी 18, 180 हो गई। और कुछ लोग इस वाली जो विषुवत रेखा है इसको भी एक काउंट करते हैं, तो 90 और ये 180 हो गई और एक ये बीच वाली हो गई, तो कितनी हो गई, 181। बिल्कुल सिंपल है, 181 लाइन्स हो गई। अब जो लोग 179 मानते हैं यानी 179, 179 जो लोग मानते हैं वो कैसे मानते हैं, तो देखें कि जो लोग 179 मानते हैं वो 179 क्यों मानते हैं, उनका ये मानना है कि 90 डिग्री जो है वो कोई लाइंस नहीं होती, तो क्योंकि वो पॉइंट होता है, उनका ये मानना है कि 90 डिग्री जो है ये ऊपर को और ये नीचे 90 डिग्री, ठीक है, ये तो उनका ये मानना है कि 90 डिग्री कोई लाइंस नहीं होती, ये तो एक पॉइंट है। ये जो हो गया ये वाला ऊपर पिंक कलर से आप देख रहे होंगे, तो उनका ये मानना है कि 90 डिग्री ऊपर और 90 डिग्री नीचे, यानी जो 90 डिग्री पर जो लाइन खींची गई है वो कोई लाइन नहीं होती है, वो एक पॉइंट है। और वो इसीलिए जो बिल्कुल लास्ट वाली आप अक्षांश रेखाएं देखें तो जो बिल्कुल लाइन लास्ट वाली होती है वो 90 डिग्री पर होती है और वो 90 डिग्री को कोई लाइंस नहीं मानती, इसलिए वो 2 कम कर देते हैं। आप 181 जो अभी मैंने आपको बताई, 90 ऊपर 90 नीचे और एक विषुवत रेखा यानी 181 हो गई। और तो कुछ विद्वान हैं
कुछ वैज्ञानिक हैं वो ऊपर वाली जो सबसे ऊपर होती है 90 डिग्री पर खींची गई लाइन और सबसे नीचे जो 90 डिग्री पर खींची गई लाइंस होती हैं उन दो लाइंस को वो काउंट नहीं करते। तो 181 में से 2 माइनस कर देंगे अगर हम तो 179 बचें, तो वो 179 मानते हैं। तो ये हो गई 179 और 181 कैसे हैं। तो अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है 181 और कुछ लोग 179 मानते हैं। लेकिन एग्ज़ाम्स में ऑप्शन में कभी भी 179 और 181 दोनों एक साथ नहीं देंगे। अगर एक साथ देंगे तो समझ लीजिए वो एग्ज़ाम को फंसाना चाह रहे हैं। जब वो एग्ज़ाम्स को फंसाना चाहेंगे, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दिखाना चाहेंगे, तभी वो 181 और 179 दोनों ऑप्शन में दे देंगे। वरना वो 179 और 181 में से ऑप्शन में केवल एक ही होगा। अगर ऑप्शन में 181 है 179 नहीं है तो आप 181 करें अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या, और अगर 179 दिया है तो आप 179 करें। दोनों नहीं होगा, दोनों हो ही नहीं सकता। अगर दोनों है तो फिर तो ये गड़बड़ है और ये एग्ज़ाम्स में फंसाने वाली बात है। तो आपके 181 होंगे या फिर 179 होंगे अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। हमने कौन से पॉइंट पर थे, दूसरे पॉइंट पर थे। जूम करते हैं इसको। देखिए यहाँ से अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या में अलग अलग मत हैं। कुछ लोग 181 मानते हैं, कुछ लोग 179 मानते हैं। तो आपको समझ में आ गया 181 कैसे, 90 ऊपर 90 नीचे 180 हुई और एक विषुवत रेखा हो गई तो 181 हो गई। और 179 कैसे हुई, क्योंकि 90 डिग्री ऊपर वाली और 90 डिग्री नीचे वाली लाइन को वो लाइन नहीं पॉइंट मानते हैं, इसलिए उस लाइन को वो काउंट नहीं करते। तो 181 में से 2 माइनस कर देंगे तो 179 बचता है। तो इसलिए कुछ लोग 181 मानते हैं और कुछ लोग 179 मानते हैं। नेक्स्ट देखें कि अगर पूछा जाता है कि सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी है, तो सबसे लंबी अक्षांश रेखा होती है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा मतलब भूमध्य रेखा, यानी 0 डिग्री लाइन, यानी जो सेंटर वाली इक्वेटर लाइन होती है वो, उसकी बात हो रही है। तो अगर पूछा जाता है सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी है, तो सबसे लंबी अक्षांश रेखा है विषुवत रेखा। फिर नेक्स्ट देखें, सभी जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो 0 डिग्री या भूमध्य रेखा के समानांतर होती हैं। समानांतर का मतलब यह भूमध्य रेखा और इसके बिल्कुल समानांतर होती हैं सभी रेखाएं, यानी बराबर बराबर होती हैं, समानांतर रेखाएं होती हैं। सभी अक्षांश रेखाएं 0 डिग्री या भूमध्य रेखा के समानांतर होती हैं। फिर नेक्स्ट देखें, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य 111 किलोमीटर की दूरी होती है। अगर पूछा जाता है दो अक्षांश रेखाओं के मध्य कितनी दूरी होती है, तो लगभग 111 किलोमीटर की दूरी होती है दो अक्षांश रेखाओं के मध्य। और इसको गोरे लाइन्स भी कहते हैं, क्योंकि इनकी जो खोज है वो गोरे नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इनको गोरे भी कहते हैं। ठीक है, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है, क्योंकि 111 किलोमीटर लगभग है, क्योंकि ऊपर साइड में 10.6 किलोमीटर होता है और नीचे की साइड में 10.7 डिग्री होता है, मतलब किलोमीटर होता है। तो 10.6 उधर होता है, 10.7 इधर होता है। तो इसलिए ये जो है 111 माना गया है। बिल्कुल 111 किलोमीटर ही आपको ऑप्शन में दिया होगा। तो दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर की दूरी होती है और इसको गोरे नाम से भी जाना जाता है, गोरे लाइन्स भी कहते हैं। नेक्स्ट देखें, अक्षांश रेखाएं जलवायु का निर्धारण करती हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सी रेखाएं जलवायु का निर्धारण करती हैं, अक्षांश रेखाएं या देशांतर रेखाएं, तो आप कहेंगे कि अक्षांश रेखाएं ही जलवायु का निर्धारण करती हैं। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे और जैसे जैसे आप विषुवत रेखा से नीचे जाएंगे आपको जलवायु परिवर्तन मिलता है। कहीं पर उष्ण कटिबंध, कहीं पर शीतोष्ण कटिबंध, कहीं पर शीत कटिबंध, है ना। तो सबसे ऊपर जाकर कैसा होता है, शीत कटिबंध होता है, मतलब ध्रुवों पर कैसा होता है, बिल्कुल ठंडा होता है। तो इसी तरह से जलवायु का निर्धारण कौन करती है, अक्षांश रेखा। और ध्रुव कहाँ होते हैं, ऊपर और नीचे। इसका मतलब क्या है, ध्रुव ऊपर होते हैं, यानी अक्षांश रेखाएं ही उनका निर्धारण करती हैं। कि अगर हम देशांतर रेखाओं को देखें तो वो तो पश्चिम से पूर्व होती हैं और ध्रुव पश्चिम पूर्व नहीं है, ध्रुव हैं उत्तर और दक्षिण। तो इसका मतलब जलवायु का निर्धारण कौन सी वो करती है, अक्षांश रेखाएं करती हैं जलवायु का निर्धारण। फिर देखें, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं। तो पहले तो अभी आपने पढ़ा दो अक्षांश रेखाओं की मध्य की दूरी कितनी होती है। अब क्या है, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं। तो दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी को कटिबंध कहते हैं। इसीलिए उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध इस तरह से कहते हैं ना। तो दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं, कटिबंध कहते हैं। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी को कटिबंध कहते हैं। और सबसे ज़्यादा गर्म मौसम कहाँ होता है पूछा जाए,
तो जो भूमध्य रेखा होती है, जो इक्वेटर रेखा होती है, बिल्कुल सेंटर वाली लाइंस होती हैं, उनके आसपास के जो इलाके हैं, उनके आसपास के जो देश हैं, उनके आसपास का जो क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, क्योंकि वो सेंटर में है, सूरज के बिल्कुल सीध में। ठीक है, तो दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी को कटिबंध कहते हैं। और सबसे अधिक महाद्वीप कहाँ है पूछा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में है। जैसे कि अभी मैंने ऊपर बताया मैप में कि सबसे बड़ा हिस्सा भी उत्तरी गोलार्ध का है। बिल्कुल जो विषुवत रेखा है बिल्कुल सेंटर में नहीं है, और लेकिन उसको मानता है 0 डिग्री ही, लेकिन उत्तरी गोलार्ध बड़ा है, दक्षिणी गोलार्ध छोटा है, और इसीलिए उत्तरी गोलार्ध में सबसे ज़्यादा महाद्वीप हैं। तो अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक महाद्वीप किस गोलार्ध में है, उत्तर में या दक्षिण में, तो सबसे अधिक महाद्वीप जो है वो उत्तरी गोलार्ध में है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध से थोड़ा बड़ा है। फिर नेक्स्ट देखें, उत्तरी गोलार्ध में दिन दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा 8 दिन अधिक होता है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको बता रही हूँ मैं। ये सब चीज़ें इतनी, मतलब एक पॉइंट जो है आपका, ये उत्तरी गोलार्ध में दिन दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा कितना अधिक होता है, तो 8 दिन अधिक होता है। अगर ये 8 दिन को आप सिर्फ एक पॉइंट को आप पढ़ना चाहें तो 2 से 3 वीडियो में आप पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन आपको आंसर कितना मिलेगा, केवल इतना सा, क्योंकि वहाँ से और कुछ नहीं पूछा जाता, आपको यही चीज़ें आपको पूछी जाती हैं एग्ज़ाम्स में। तो आप मेन पॉइंट पढ़िए कि इतना सारा कुछ पढ़ने के लिए तो बहुत टाइम पड़ा है, एग्ज़ाम्स की तैयारी पहले कीजिए आप, जो एग्ज़ाम्स में पूछा जाना है। तो अगर पूछा जाता है उत्तरी गोलार्ध में दिन दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा कितने दिन अधिक होता है, तो वो 8 दिन अधिक होता है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध बड़ा है। बार बार आपसे बोल रही हूँ कि मैं उत्तरी गोलार्ध बड़ा है, उसके सारे प्रूफ हैं कि वो क्यों बड़ा है, कैसे बड़ा है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे ज़्यादा महाद्वीप हैं, आधी से ज़्यादा दुनिया उत्तरी गोलार्ध में बसी है, और 8 दिन बड़े हैं, मतलब जो दिन है उत्तरी गोलार्ध में 8 दिन ज़्यादा है। इसका क्या मतलब है कि वो बड़ा है उत्तरी गोलार्ध, और ये दिन 8 दिन मतलब एक दिन में होते हैं 24 घंटे। तो आप सोचें कि जो है 8 दिन बड़ा है, तो और पृथ्वी कितनी तेज़ी से राउंड करती है, तो आप सोचें कि उत्तरी गोलार्ध बड़ा है या नहीं है। तो उत्तरी गोलार्ध जो है बिल्कुल बड़ा है, इसीलिए वहाँ पर महाद्वीप भी ज़्यादा हैं, और वहाँ पर आधे से ज़्यादा दुनिया बसी हुई है उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा 8 दिन अधिक होते हैं उत्तरी गोलार्ध में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही, और पीछे से शोर बहुत ज़्यादा आ रहा है, जिसकी वजह से वीडियो को बार बार पॉज करना पड़ रहा है। तो आज के वीडियो में हमने अक्षांश रेखाओं को पढ़ा, अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, क्या होता है, उसकी सारी चीज़ें आपने सब कुछ देखा। अक्षांश रेखाओं से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल आपका कोई क्वेश्चन यहाँ पर नहीं छूटेगा, अक्षांश रेखाओं से अगर कुछ पूछा जाता है तो। बाकी अगर कुछ बचा है जो चीज़ें, वो आपको देशांतर रेखाओं के साथ में पढ़ाऊँगी, क्योंकि वो जो है उसके साथ में ही समझ में आएगा। जैसे समय है, और जो दूरी है घंटे में कितना, 24 घंटे जैसे एक दिन में होते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको देशांतर रेखाओं वाले जो वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी। वो जितना ज़्यादा ईजी आपको ये वीडियो लगा, आई होप कि आपको आज वाला वीडियो इजी लगा होगा, और जितना इजी आपको आज वाला वीडियो लगा उतना ही टफ आपको अगला वीडियो लगने वाला है देशांतर रेखाओं का। लेकिन देशांतर रेखाओं का वीडियो टफ है, लेकिन मैं पढ़ा रही हूँ आपको, इसलिए बहुत इजी लगने वाला है। जैसा आज का वीडियो आपको बहुत इजी लगा होगा, इसी तरह से आपको वो देशांतर रेखाओं वाला भी जो टॉपिक है वो भी बहुत ईजी लगेगा, और आप कुछ सेकेंड्स में ही समय, दिन, घंटे, अंतर सब कुछ सेकेंड्स में ही निकाल पाएंगे। अगर कोई सवाल न्यूमेरिकल टाइप में पूछा जाता है तो आप उसको कुछ सेकंड्स में ही हल करके, और आपको बिना पेन लगाए भी आप उसको हल कर लेंगे, बिना पेन लगाए आप उसको हल करेंगे और आंसर आप फाइंड कर लेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। और बस बने रहें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर बहुत कर दें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि सबकी हेल्प हो सके। और वीडियो को ज़रूर अपने ग्रुप्स में, जो भी व्हाट्सएप ग्रुप हो, टेलीग्राम ग्रुप्स हों, उनमें शेयर करें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और करवाएं। तो आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।